बिना प्रशंसा किए किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है और बिना असत्य भाषण किए किसी की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। जॉनसन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी अलग किस्म का है और एक नया कॉन्सेप्ट है। आपको इसको ज़रूर पढ़ना और समझना चाहिए। शीर्षक है स्थानीय तपिश से बढ़ती दुश्वारियां, लोकल वार्मिंग से बढ़ती दुश्वारियां। अखिलेंद्र यायेंद्रू का ये आर्टिकल है। इसमें ये लिखते हैं कि धीरे धीरे हो रहे ऋतु चक्र में बदलाव को वैज्ञानिक इंसानी मनमानी का परिणाम बता रहे हैं। उनके मुताबिक बेतरतीब तथा कथित विकास की वजह से जलवायु परिवर्तन की समस्या, इससे देश दुनिया में अनेक नई समस्याएं आए दिन पैदा हो रही है। इससे ऋतुओं का स्वभाव ही नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है। इंसान के साथ वनस्पतियां, जीव जंतुओं का स्वभाव भी बदलने लगा है। सबसे खतरनाक असर शहरों में लोगों की नींद पर पड़ रहा है। गर्मी का दौर लंबा चलने लगा है और तो विकट शीत भी कपाने लगी है। इसी तरह बरसात की अति हो गई है। अब इन इलाकों में भी विकट बरसात होने लगी है जो रेगिस्तान माने जाते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन बदलावों का असर स्थानीय तपिश यानी कि लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में एक बार एक महीने से ज्यादा प्रचंड गर्मी या लू चलने की वजह लोकल वार्मिंग बताया जा रहा है। क्लाइमेट सेंट्रल की स्लीपलेस नाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 23 के बीच दिल्ली के अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के शहरों में वर्ष में करीब 50 से 80 ऐसी अतिरिक्त रातें दर्ज की गई हैं जब तापमान 25 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। यह जलवायु परिवर्तन का ही असर है जो लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। लोकल वार्मिंग का सबसे ज्यादा असर मुंबई में देखा जा रहा है, जहां पिछले वर्ष 65 अतिरिक्त गर्म रातें दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल और असम पर जलवायु परिवर्तन का असर लोकल वार्मिंग के रूप में देखा जा रहा है। इससे इन राज्यों के जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, सिलचर, डिब्रूगढ़ और सिलीगुड़ी की औसतन 40 रातों का तापमान पिछले कई सालों से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गैंगटॉक, दार्जिलिंग, शिमला, मैसूर में भी इस साल का औसतन 35 रातों का तापमान सामान्य से ऊपर रहा। इस वर्ष दिल्ली क्षेत्र में 40 दिन के बाद दिन का तापमान 40 डिग्री से नीचे आया। इसके पीछे वजह ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि लोकल वार्मिंग है। इसमें पश्चिमी विक्षोभ का अभाव, बरसात का न होना और अल नीनो का असर तो है ही। ऊंची इमारतें और संकरी गलियां हैं जिसकी वजह से रात के वक्त वायुमंडल की अतिरिक्त गर्मी निकल नहीं पाती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में किए गए अध्ययन के मुताबिक उक्त शहरों के ग्रामीण इलाकों का तापमान शहरों की अपेक्षा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम है रहा, जबकि रात का तापमान 12 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पे रुक के आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी पृथ्वी है वो रात के समय में जो पार्थिव किरणों को डिके करती है, जिसके कारण जो पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में सहायता मिलती है, जो कि 15 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। और दूसरी दूसरी चीज ये कि जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा शहर है उससे उसके कंपैरिजन में जो ग्रामीण इलाकों का तापमान कम रह रहा है, जिसका कारण एक फ्लोर का मकान का होना ग्रामीण इलाकों में है। इसको बहुत ही ध्यान से समझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये आर्टिकल पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबकि रात का, इसमें आगे ये लिखते हैं कि जबकि रात का तापमान 12 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। इसकी वजह घरों की बनावट, उनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी है।
अगर गांवों की तरह शहरों के मकान भी एक मंजिला बनने लगे हैं तो शहरों के तापमान में 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो सकती है। बताया जा रहा है कि संकरी गलियां, बंद कमरे, वायुमंडल में कार्बन की ज्यादा मात्रा भी लोकल वार्मिंग की वजह हो सकती है। लोकल वार्मिंग के विपरीत असर के वजह शहरों में वन क्षेत्र का लगातार कम होना है। दिल्ली में पिछले 15 सालों में करीब 103 हेक्टेयर वन क्षेत्र का विकास हुआ है, जो पर्यावरण के नजरिए से बेहद ही कम है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दिल्ली का वन क्षेत्र कभी 195 वर्ग किलोमीटर है, मगर सरकारी दस्तावेजों में यह महज 103 वर्ग किलोमीटर यानी कि मीटर स्क्वायर दर्ज है। शोध के मुताबिक दिल्ली में इतनी प्रचंड गर्मी पड़ने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अरावली पहाड़ियों का उजाड़ना, पहाड़ी और हरित क्षेत्र का लगातार कम होते जाना है। पिछले 40 वर्षों में अरावली और उसके आसपास बेतहाशा खनन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद दिल्ली परिक्षेत्र को, जो प्राकृतिक संसाधनों से कभी भरा पूरा था, खनन माफिया और राजनेताओं के गठजोड़ से उजाड़ दिया गया है। इससे जैव विविधता का नाश, धरती और हवा असंतुलित हुए। अगर गर्मी के 3 महीनों का आकलन करें तो पता चलता है कि स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को खराब करने के लिए महज कल कारखाने, वाहन और पराली का धुआं नहीं, बल्कि खनन से उड़ने वाली धूल भी काफी हद तक जिम्मेदार है। हैरानी की बात है कि भूमाफिया और खनन माफिया का संरक्षण एनसीआर प्रशासन के जरिए होता रहा है, वरना क्या वजह है कि दिल्ली के अरावली क्षेत्र के 200 किलोमीटर में सक्रिय खनन माफियाओं के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। आंकड़ों के मुताबिक अवैध खनन की वजह से अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित 30 पहाड़ गायब हो चुके हैं। इसलिए राजस्थान की तरफ से आने वाली हवा को रोकना कठिन हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आपको समझ में आया अरावली की जो स्थिति है, अरावली की श्रेणियां, यानी कि अरावली जो माउंटेन रेंज है। पहली बात कि अरावली एक रेसिडुअल माउंटेन है और सबसे पुराना भी है और काफ़ी घिस घिस कर वो डीके हो ऑलरेडी हो चुका है। और उसकी जो स्थिति है वो राजस्थान और दिल्ली वाले क्षेत्र के बीच में एक बैरियर की तरह है। उसकी उसकी हाइट और उसके ये के कम होने से, चौड़ाई को कम होने से, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि 30 पहाड़ गायब हो चुके हैं, इसके कारण से जो राजस्थान से आने वाली पश्चिमी हवाएं हैं वो रुक जाती थी वहां पे, जब अरावली वहां पे पूरी तरीके से अपने रंग और रूप में होता था। तब हट जाने के कारण वो गर्म हवाएं अब राजस्थान से आने वाली दिल्ली में एंटर कर, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। यही बताना चाह रहे हैं आर्टिकल में। इसलिए राजस्थान से की तरफ से, आगे इसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि इसलिए राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवा को रोक पाना कठिन हो गया है। अरावली के पर शोध करने वाले शोधार्थियों के मुताबिक अगर अरावली में खनन पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वक्त में रेगिस्तान दिल्ली तक पहुंच सकता है। अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए जीवनदायिनी है, मगर शासन यह बात मानने और समझने को तैयार नहीं। इसलिए आने वाले वक्त में गर्मी, लू का दौर और भयंकर या प्रलयंकर हो सकता है। दिल्ली की सीमा राजस्थान और हरियाणा से सटी होने की वजह से पश्चिमी हवा सबसे पहले दिल्ली की सीमा से सटे गांवों पर असर डालती है। आज़ादी के बाद दिल्ली क्षेत्र में इंसानी बसावट को बेतरतीब तरीके से बढ़ाया गया है। भवन निर्माण को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ती गई। गौरतलब है कि पिछले 4 दशक से दिल्ली एनसीआर में लोकल वार्मिंग की समस्या और उससे होने वाले दुश्वारियां यानी कि नुकसान तेजी से बढ़ा है। इससे हजारों लोग रक्तचाप यानी कि बीपी और मधुमेह यानी कि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। मांसपेशियों की संरचना पर असर पड़ने लगा। इससे बच्चे और बूढ़े लोगों में मौत का जोखिम बढ़ गया, मगर शासन को जैव विविधता के हो रहे विनाश की फिक्र नहीं है। दिल्ली सहित देश की तमाम शहरों में प्राकृतिक क्षेत्रों को बढ़ाने की अपेक्षा उन्हें उजाड़ने का काम चलता ही रहता है। एक अध्ययन के मुताबिक दिल्ली परिक्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की एक वजह बेतरतीब कॉलोनियों का बनना है। वहीं कूड़ों के पहाड़, लोहे और प्लास्टिक का हजारों टन कचरा जो इधर उधर बिखरा रहता है, उससे भी जलवायु का असंतुलन
बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण को बेहतर तरीके से संतुलित रखना बेहद ज़रूरी है। सवाल है कि बेतहाशा विकास के दौर में जब हम अपने कोटरों में ही कैद होकर रह गए हैं, क्या लोकल वार्मिंग से बढ़ रही दुश्वारियों को कम करने में अपना फर्ज निभाने के लिए आगे आएंगे? जल, जंगल, जमीन और जानवर के प्रति संरक्षण की भूमिका में खुद को ला पाएंगे? उन सरकारी नियमों और निर्देशों का पालन करने की समझदारी निभाएंगे जो गर्मी को न बढ़ने देने के लिए बनाए गए हैं? धन्यवाद। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है और इसमें हम लोगों ने एक नए कॉन्सेप्ट, नए नज़रिए से ग्लोबल वार्मिंग या फिर तमाम उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश